हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री फ्रांस की क्रांति के 25 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक के वीडियो को देखते रहिए। और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हमने अपलोड कर दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के और भी आप चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ और देखते हैं इसमें जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। अगर ये 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 25 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग कोशिश करिए कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए उन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप खुद से कर पाएं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग अपने आंसर को काउंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा का मतलब यहाँ पे है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। ठीक है, फ्रांस का राजा कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए में कहता है नेपोलियन, ऑप्शन बी में कहता है यहाँ पे लुई 14वां, और ऑप्शन सी में कहता है लुई 16वां, और ऑप्शन डी में कहता है चार्ल्स 10वां। तो आप बताइए कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपके पास निकल करके आएगा वो ऑप्शन आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है किसने कहा था मैं ही राज्य हूं। ये किसी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है कि किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए में लुई फिलिप, ऑप्शन बी में लुई 14वां, ऑप्शन सी में लुई 16वां, और ऑप्शन डी में चार्ल्स 10वां। तो इसका सही जवाब आएगा लुई 14वां जो था, उसने ये चीज को बताया था या ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं ही राज्य हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम यह स्टेट में कौन आते थे। प्रथम यह स्टेट में कौन आते थे? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में सामंत आते थे, विद्वान आते थे, किसान आते थे, या पादरी आते थे। तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो पादरी लोग आते थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत किसने पारित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत किसने पारित किया था। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए में कहता है मॉन्टेस्क्यू ने किया था, ऑप्शन बी में वाल्टेयर ने किया था, ऑप्शन सी में रूसो ने किया था, और ऑप्शन डी में दिदरो ने किया था। तो आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके स्क्रीन पे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये सभी जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए में दिया शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, ऑप्शन बी में निरंकुश शासन का, ऑप्शन सी में समाजवाद का, और ऑप्शन डी में जनमत का। तो रूसो किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो जनमत का या जनता की इच्छा का, कहीं कहीं लिखा जाता है जनता की इच्छा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जनता की इच्छा या जनमत का वो क्या किया था, सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है। ऑप्शन भी आपके सामने है। ऑप्शन ए में कहता है जॉन लॉक ने किया है, ऑप्शन बी में वाल्टेयर ने, ऑप्शन सी रूसो ने, और ऑप्शन डी नेकर ने। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक है, उसको लिखने वाला व्यक्ति का नाम है रूसो। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन भी आपके सामने है। ऑप्शन ए में कहता सामाजिक संविदा, ऑप्शन बी में विधि की आत्मा, ऑप्शन सी में दास कैपिटल, और ऑप्शन डी में बृहत ज्ञान कोश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विधि की आत्मा लिखने वाले व्यक्ति का नाम है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बास्टल का युद्ध कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी से आप लोगों को याद भी होगा जब इस चैप्टर को आप पढ़ रहे होंगे तो, कि बास्टिल के पतन के बाद से ही लोगों में वहां के प्रति यानी फ्रांस में लोगों के मन में उत्साह जगा था। ठीक है, तो आप बताइए कि बास्टिल का पतन कब हुआ था।
ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए में 5 मई 1789 को, ऑप्शन बी में 20 जून 1789 को, ऑप्शन सी में 14 जुलाई 1789 को, या 27 अगस्त 1789 को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपके सामने, वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 5 मई 1789 ईस्वी को बास्तिल का पतन हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन दिए गए हैं 5 मई को, 20 मई को, 14 जुलाई को और 15 अगस्त को। तो स्वतंत्रता दिवस फ्रांस में कब मनाया जाता है, वो 14 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसे दिया गया था। ध्यान रखना, यहाँ पे अधिकार किसे दिया गया, यानी वो कौन से लोग थे जिसको नेशनल असेंबली ने वोट देने का अधिकार दिया था। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में सक्रिय नागरिकों को दिया था, ऑप्शन बी में निष्क्रिय नागरिकों को दिया था, ऑप्शन सी में महिलाओं को दिया था, या ऑप्शन डी राज परिवार के सदस्यों को दिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो सक्रिय नागरिक थे उन्हीं को नेशनल असेंबली ने मतदान करने का अधिकार दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। यानी 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, उसके बाद फ्रांस में कैसा शासन व्यवस्था लागू हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में उदार तानाशाही, ऑप्शन बी में निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन सी में सैनिक तानाशाही और ऑप्शन डी में संवैधानिक राजतंत्र। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी फ्रांस के क्रांति के बाद, यानी 1789 के क्रांति के बाद लागू हुआ था या स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए, ऑप्शन में दिया गया 1734, ऑप्शन बी में दिया 1744, ऑप्शन सी में दिया 1764 और ऑप्शन डी में दिया गया 1774। तो आप लोग फटाफट से बताइए कि लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा था। चलिए यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का टाइम दे देते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर पाए और आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इतना सेकंड में आप लोगों को बता देना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1774 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में कहा गया है कि लेटर दी कैसे क्या था। क्या आपसे पूछा गया है कि लेटर दी कैसे क्या था। ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए में राजा का आज्ञा था, ऑप्शन बी में दिया गया है कि पोप का आदेश पत्र था, ऑप्शन सी में दिया गया है कि व्यापारिक हुंडी था और ऑप्शन डी में दिया गया है कि चुंगी वसूलने का अधिकार पत्र था। तो फटाफट से आप लोग बताएंगे कि लेटर दी कैसे क्या था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो ऑप्शन आपका ये होगा, राजा का आज्ञा पत्र ही लेटर दी कैसे के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा गया कि टाइड जो एक प्रकार का कर था, वो कैसा कर था। टाइड जो था वो किस प्रकार का कर था। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर था, ऑप्शन बी में भूस्वामियों द्वारा वसूला जाने वाला कर था, ऑप्शन सी में सैनिक प्रशासन द्वारा वसूला जाने वाला कर था और ऑप्शन डी में पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर था। तो आप लोग बताएंगे फटाफट से कि जो टाइड था वो किस प्रकार का कर था। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर को टाइड के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट में आते थे। जो बुर्जुआ वर्ग थे वो किस स्टेट में आते थे। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में प्रथम में, ऑप्शन बी द्वितीय में, ऑप्शन सी तृतीय में और ऑप्शन डी चतुर्थ में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय में बुर्जुआ वर्ग आया करते थे। ध्यान रखेंगे, जो बुर्जुआ वर्ग थे वो तृतीय स्टेट में आते थे।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप लोग फटाफट से जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइल किस प्रकार का कर था। अभी से पहले हमने एक और बताया था जिसका नाम टाइड दिया था, और यहाँ पे जो है वो टाइल है। तो आपसे पूछा है कि टाइल किस प्रकार का टैक्स था, कर था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे दिया सामंती कर, ऑप्शन बी में दिया धार्मिक कर, ऑप्शन सी में दिया प्रत्यक्ष कर, और ऑप्शन डी में दिया है अप्रत्यक्ष कर। तो टाइल किस प्रकार का टैक्स था भाई, तो ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17। 17 कहता है कि दी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। दी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए में बाल्टेयर थे, ऑप्शन बी में रूसो था, ऑप्शन सी में मॉन्टेस्क्यू था, और ऑप्शन डी में जॉन लॉक था। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति कौन थे बच्चों, वो आपका सी यानी कि मॉन्टेस्क्यू साहब थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपसे पूछा है किसने कहा था कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जकड़ा हुआ है। किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जकड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए में देखिए कहता है वाल्टेयर, ऑप्शन बी में कहता है रूसो, ऑप्शन सी में कहता है मॉन्टेस्क्यू, और ऑप्शन डी में कहता है तुर्जो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, रूसो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व कोश का संपादक कौन था। विश्व कोश का संपादक कौन था। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो ऑप्शंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिडरो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डिडरो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप कैसा था, यानी वो किस तरीके का क्रांति था। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में क्या वो सामंती क्रांति था, क्या वो धार्मिक क्रांति था, क्या वो बुर्जुआ क्रांति था, या सर्वहारा क्रांति था। तो फ्रांस के क्रांति का जो स्वरूप था वो कैसा था, बुर्जुआ क्रांति था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया था। ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए में बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी में टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी में छत्रपति शिवाजी, और ऑप्शन डी में हैदर अली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति या अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध युद्ध को आरंभ किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शंस का जो राइट आंसर यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया है। ऑप्शन तो आपको ये दिया हुआ रहेगा 1804, 1815, 1823 और 1848। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1815। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, इसका भी आंसर आपके सामने दिख रहा है कि फ्रांस की जो राष्ट्रगान है वो क्या है। क्या वो मॉन्स्यूर है, जनगण मन है, क्या वो मार्सिल है, या सितोयन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे मार्सिले है। ये मार्सिले किसका है, तो ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मेरी इच्छा ही कानून है, यह कथन किसका था। ऑप्शंस भी दिए गए हैं और यहाँ पे आपको आंसर भी दिया गया है। क्या नेपोलियन था, लुई सोलामा था, क्या लुई 14वां था, या चार्ल्स दसम थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लुई सोलामा। एक ऐसा व्यक्ति था जो इस तरीके का स्टेटमेंट देता था कि मैं ही इच्छा हूं और मैं ही कानून भी हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है कि फ्रांस में लिवरे का क्या मतलब है, या फ्रांस में लिवरे क्या है। ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में फ्रांसीसी राष्ट्रीय गान है, ऑप्शन बी में दिया है समाज का राजतंत्र है, समाज का एक वर्ग है, ऑप्शन सी में एक पत्र का कर है, और ऑप्शन डी में दिया गया है फ्रांसीसी मुद्रा। तो आप लोग जरा फट से बताइएगा कि जो LIC है या जो फ्रांस में लिवरे है वो फ्रांसीसी मुद्रा को क्या करता है, ट्रांजेक्शन करता है, लेन देन करता है। और ध्यान रखेंगे फ्रांसीसी मुद्रा होता है। अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 28 में कि माय लॉर्ड योर ग्रेस जैसे सम्मानजनक शब्दों से किन्हें संबोधित किया गया था। ऑप्शंस भी दिए गए। ऑप्शन ए में पादरियों को, ऑप्शन बी में कुलीनों को,
ऑप्शन सी सर्वसाधारण वर्गों को और ऑप्शन डी में बुजुर्गा वर्ग को। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा? एक प्रश्न का आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताइएगा, क्योंकि एक प्रश्न सिर्फ आपके लिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है कि टू ट्रीटा इजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, क्या वो नेकर हैं, ऑप्शन बी में दिदरो हैं, क्या वो मॉन्टेस्क्यू हैं, क्या वो जॉन लॉक हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है वो टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें आपसे पूछा गया कि फ्रांस में एक नया राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया? ऑप्शंस भी दिए गए, ऑप्शन ए में 1792 में, ऑप्शन बी में दिया गया 1792, ये भी है। डेट तो यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो डेट है वो अलग अलग है। इसको कैसे करेंगे? देखिए, पहले कितना है 23 सितंबर को, और उसके बाद 23 सितंबर को ही 1922 में जाता है। तो जब आप जोड़ के घटा लेंगे तो वो आपका आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कैसे हैं चैनल पे? अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसमें 30 क्वेश्चन को ही लिए हैं, आगे जल्द ही आने वाला चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।